सर मेरे को इतना तो आइडिया लगा कि उसको हाँ हम जी। स्वैप कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से करेंगे। हाँ, सीटी मेरे को यूज़ आगे करो। नहीं सर उसमें आगे मेरे को नहीं पता मैं ट्राई कर रही थी बट मुझे नहीं पता चला कि मैं क्या सीटी पता है ना, स्पेसिफिक टाइम सीटी लगाऊँ। कैसे यूज़ करते हैं? सर यस वो तो पता है। वो पता है ना, तो थोड़ा बहुत ट्राई करके देखा? सर नहीं मैं मतलब ट्राई कर ही रही थी पर मेरे को ऐसे क्वेरी उसकी बनानी नहीं आई क्योंकि मुझे सर ऐसा एक वो भी चाहिए मुझे क्योंकि सर मैंने सोचा था कि मैं एक नया जैसे कॉमन टेबल एक इमेजिन करी टेबल उसमें मेरी चली गई लगा लो 2 टेबल मैंने ए और बी लगा ली। सी एक हाँ, मैंने नई टेबल बनाई, सी में ए का डाटा गया, फिर बी में ए का गया और सी से बी में आ गया। तो मैं इस करेक्ट। तरीके से सोच रही थी। बट और सर मेरे को ऐसा सर अगर लॉजिक मैंने तो मैंने बोला बनाया लेकिन मैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करूँ सब वो नहीं क्लियर हुआ मेरे एक्सेल को। में, अगर मैंने बोला एक्सेल में कर दो तो कर दोगे? एक्सेल में हुँ। सर लॉजिक तो यही है उसमें भी बट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सर एक्सेल में। सोचो, एक्सेल में कर दोगे? हाँ, लॉजिक तो सेम ही है, हुँ, क्योंकि देखो प्रोग्रामेटिकली ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया। हुँ, लॉजिक तो आपका सेम ही है, यस तो सर। उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एक्चुअली एक्सेल में कैसे आएगा? एक्सेल का वो बताओ मुझे। एक्सेल में अगर आप करोगे तो कैसे करोगे इसको? हाँ, सर मुझे तो वही चाहिए ना कि एक जो मेरी एक कॉलम है, कॉलम का डाटा शिफ्ट हो जाए बस। हाँ, का डेटा इंटरचेंज हो जाए वो। शिफ्ट हो जाए, करके दिखा सकते हो? सर नहीं बन रहा तभी तो पूछ रही थी। स्वैपिंग आपको करनी है तो बेसिकली आपको है ना एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, जो आपको मैंने जॉइन वाला लॉजिक बताया था, आपको यूनियन यूज करना है उसके अंदर। अगर आप यूनियन यूज करोगे तो एक टेबल आपकी बनेगी जो उस फॉर्मेट पे रहेगी, एक टेबल में आपका डेटा चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद आप उसको यूनियन करके मर्ज कर सकते हो टेबल को। ओके, अब इतना लॉजिक मैंने दिया, अब आप फिर सोचना कि क्या कर सकते हो। ठीक है, थोड़े हिंट दूंगा, सॉल्व आपको करना है, फिर मैं आपको बता दूंगा, मतलब कल मैं आपको बता दूंगा कि आंसर क्या है इसका। ठीक है सर। ओके जी, यस सर। तो मैं आता हूँ स्लाइड पे वापस। शशांक, बन रहे हैं क्वेश्चन, बन रहे हैं? कोई दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में? नहीं सर, अभी तक तो मैं जो मीन मीडियन मोड है मतलब इसका स्टार्ट ही कर रहा हूँ। सीक्वल के बहुत से चीज़ है, वो मेरे को सर धीरे धीरे करके स्टार्ट करना पड़ेगा पीछे से। ठीक है, और एक्सेल का क्या सीन चल रहा है? एक्सेल का चल ही रहा है सर धीरे, मैं भी सीक्वल का ही कर रहा हूँ सर। एक्सेल का तो मेन पीछे पीछे का, एक्सेल तो मोस्टली मैंने कर दिया था, सीक्वल कर रहा था। सर ओके, उसमें मुझे कुछ चीज़ें पूछनी है एक्सेल में। हाँ बताओ। सर उसमें मुझे फ्रीक्वेंसी का क्लियर नहीं है, उसमें से फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? पिवट टेबल के थ्रू, वो तो सॉरी, वो हाँ मैंने पिवट ट्राई टेबल करा, के मैं थ्रू। पिवट टेबल पे भी गई लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी वहाँ से निकली नहीं कि उस रेंज के बीच में चाहिए मुझे। सर वो मेरा हुआ ही नहीं। ओके, तो ग्रुप जो करते हो ना आप, यस ग्रुपिंग सर। सुना है? ग्रुप जो करते हो उस ग्रुप के बेसिस पे आप ऐसा कर सकते हो। सर मैंने ट्राई तो करा था बट वो मेरे से हुआ नहीं। चलो वो मैं बनाना आपको बता दूंगा कि कैसे हम और एक फ्रीक्वेंसी सर बना। ये कंसोलिडेटेड वाला हाँ, था। क्या दिक्कत आया कंसोलिडेटेड वाले में? एक मिनट में लिखा था ये बहुत पहले पूछना था। कंसोलिडेट तो दो वो होता है कैलकुलेटेड कि जो आइटम, आपके कैलकुलेटेड आइटम वाला सर। कैलकुलेटेड आइटम्स। आइटम्स, हाँ कैलकुलेटेड आइटम्स पे आपको इतना कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्टली हमें इतना यूजेस में नहीं आता जितना हमें बाकी सारी चीजें यूज में आएंगी। कैलकुलेटेड आइटम तो मैंने बताया नहीं है, हाँ क्योंकि सर मैं मेरे ट्राई को कर रहा था, तुम मेरे कितना को हुआ नहीं था। इतना क्लियर भी नहीं होता मेरे को ना वो तो मैं उनको वो हाँ, कर रही थी ना सर ट्राई कर प्रैक्टिस कर रही थी हाँ, तो वो नहीं हुआ था मेरे से तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू। ओके, जस्ट एक मिनट रुकना गाइस।
यस। सो हाँ जी, तो कैलकुलेटेड आइटम वाला मैं एक बार है ना डेट बना के मैं खुद एक बार ट्राई कर लूंगा, क्योंकि मैं भी ट्राई कर रहा था मेरे वाले में, उसमें कुछ मेरा हो सकता है, मैं भी मेरा उस फॉर्मेट पे डेटा नहीं था, इसलिए मैं उसको परफॉर्म नहीं कर पाया। तो उस फॉर्मेट वाला डेटा के बेसिस पे अपन बना के फिर एक बार उसको ये मैं आपको बता दूंगा। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आपको जो जो क्वेश्चन जो जो पॉइंट्स आपको कभी कहीं से ऐसा भी होता है, कई बार हमें रील्स में मिल जाते हैं कुछ ऐसे डेटा कि हम लोग सेशन में डिस्कस नहीं कर रहे होते क्योंकि यूजेस में नहीं आते, बट वो फॉर पर्टिकुलर यानी कि पर्सनल यूज के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो वो यूजेस में आते हैं। जैसे काफी सारी चीजें ऐसी है, जैसे मुझे सर्च बार बनाना नहीं आता था पहले, तो वो मैंने रील से ही सीखा है। ठीक है, तो वो मैंने रील से सीखा और मैं उसको आज रियल टाइम में अगर मैं बात करूं तो मैं अपने कुछ रेगुलर वर्क्स के बेसिस पे मैं उनको यूटिलाइज करता हूँ। जैसे मुझे डेटा बनाना होता है, किसी को पर्टिकुलर डेटा मुझे कभी भेजना होता है, जिनको मैं जॉब सपोर्ट देता हूँ, सो आई एम यूजिंग दीज डेटा बाय यूजिंग सर्च बार्स, राइट। कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं जो हम कभी भी क्लासरूम्स या कभी भी आपको ऑफिशियल ट्यूटोरियल पे नहीं मिलते। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे को कभी कुछ काम में इश्यूज आए थे तो मैंने उसका यूटिलाइजेशन किया एंड आई नो दिस, ये काम कैसे होते हैं। ठीक है, उस अच्छा। पॉइंट ऑफ व्यू पे हम उन सब चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई ये चीजें इस तरीके से परफॉर्म हो रही हैं। ओके, यस सर। तो ये सब चीजें आपको इस तरीके से हेल्प आउट कर देती हैं। तो काफी सारी ऐसी चीजें मिलेंगी। तो मेरा पॉइंट है, अ, सब बोलते हैं रील मत देखो, मैं उल्टा ये बोलता हूँ कि भाई रील देखो, जाओ तो वो तो तो क्लियर है मुझे, अब आप क्या कहना चाह रहे हो। क्या, हाँ मैं वो तो सर क्लियर हो ही गया मैंने, आप क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि उससे सर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं अगर रील्स देखते हैं हम उससे रिलेटेड। हाँ, जो रिलेटेबल नहीं है हटा दो, जो रिलेटेबल है बस वही चीजें निकालो, बाकी सारी चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे कई बार है ना, मेरे को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया ना कि मैं ना बहुत ज्यादा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज्यादा सोचता हूँ। मतलब चीजों को फीडबैक लेना मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है एज कम्पेयर टू अगर मैं आपको कुछ डिलीवर्ड कर रहा हूँ। नॉलेज तो चलो मेरी डिलीवर्ड हो ही जाएगी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, फीडबैक। अब मुझे आपसे कुछ चीजें मिलती है, मैं आपसे भी डेटा कलेक्ट करता हूँ कि हाँ ठीक है, दिस इज अ पॉइंट, ये थोड़ा दिक्कत देता है, ये वाला इशू है, इस वाले पे मुझे मेहनत करनी है। अब मेरे को जैसे पता चला कैलकुलेटेड आइटम जो हमारा नहीं करा हम लोगों ने, सो दिस इज अ पॉइंट कि यस हम उसमें थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, तो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो आप जब भी आप कोई भी चीज कर रहे हो तो आप अपना खुद का फीडबैक भी खुद बना सकते हो। ठीक है, मेरे पास तो आप लोग हो जो मेरे लिए काम कर रहे हो मेरा फीडबैक देने के लिए, बट आपके लिए आपका फीडबैक आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए एक सिंपल तरीका है, कॉपी और पेन हमेशा साथ में लेकर बैठा करो जब भी कुछ काम करो। यार ये वाला टॉपिक है ना, ये हमसे हुआ नहीं था, ये इसमें थोड़ी दिक्कत आ गई, मैं यही ये करती हूँ। सॉल्व आउट करना है। तो सर ये चीज जरूर बना के रखो। सर मैं लिख के रखती हूँ, मेरे से कुछ चीज़ नहीं सॉल्व होती है तो मैं लिख लेती हूँ कॉपी पे कि मेरे को पूछना है क्या एक्चुअल। हाँ, और काफी बार क्या होता है, जैसे एक दो स्टूडेंट्स हैं मेरे, लाइक उनको किसी ने उन्होंने कांटेक्ट करा किसी को, ही इज द सीनियर पर्सन, उन्होंने बोल दिया आपको कुछ नहीं आता, एंड दे आर सेइंग कि सर मैंने इतना स्टडी करा आपके पास, अब मुझे कुछ नहीं आता। सो आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई बात करो, वो लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या चीज बोल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है शायद हमने उस चीज को स्टडी नहीं किया हो। मैं ये नहीं बोला कि मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कुछ ऐसे पार्ट हो जो रियल टाइम में यूटिलाइज हो रहे हो, मेरे को भी नहीं पता हो, मैंने भी यूज नहीं करी हूँ। आप मुझे बोलोगे, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। काफी सारे ऐसे चैलेंजिंग पॉइंट्स रहते हैं, जैसे अभी कल मेरे पास एक जॉब सपोर्ट आया, दैट इज कॉल्ड एन आईजीटी कंपनी। सुना होगा आईजीटी ग्लोबल, बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है, एंड दे आर हैंडलिंग द डेटा ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो उनका कुछ डेटा था वो मेरे पास डायरेक्टली नहीं आया, इनडायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछा गया वहां के सीनियर पर्सन के थ्रू कि यार मैं हमें है ना ऐसा पावर बीआई में ये अप्रोच अपनानी है, बट हमारे पास सर्वर नहीं है, और हम चाहते हैं कि डेली बेसिस पे हमारे जो रिसोर्सेस हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं एसोसिएट्स, उनको उस चीज के लिए मेहनत ना करनी पड़े। तो आपको भी पता है हर कंपनी में वेरिएबल्स मतलब इंसेंटिव बनते हैं फास्टेस्ट वर्क के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कुछ हो जाए कि मैं मेरे पास शीट आए, डेटा आए, ट्रांसफॉर्म किया और मैं डालूं और मेरी सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैं बस रिफ्रेश करूं,
मेरी सारी चीजें प्रोसेस होके आ जाए, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस कि हम विदाउट सर्वर, विदाउट फैसिलिटी, विदाउट लीगल लाइसेंस हम इन सब चीजों को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो पॉइंट इज व्हाट कि भाई आप है ना सबसे बात करते रहो, 4 लोग आपको 4 बातें सुनाएंगे, कोई बात नहीं, सुना लो, अच्छी बात है। और वो जो 4 बातें सुनाएंगे ना, उसमें हमको पता चल जाएगा हाँ ये काम की चीजें, बाकी सब बेकार है, बाकी सब निकाल दुकान में से। जो चीजें हमको लगे हाँ ये वीक पॉइंट था, यहाँ मैं आंसर नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, और बस उसको उठाया और बना लिया, ठीक है। तो जैसे मैं इंटरव्यूज देता रहता हूँ, मेरा हर कंपनी का इंटरव्यू दिया हुआ ऑलमोस्ट, जेनपैक्ट, इन्फोसिस, सबके, मैं सबके तो मैं वो भी बता दूंगा हाँ ये इस लेवल पर क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस में। तो इंटरव्यूज के बेसिस पर भी तो ये चीजें होती है कि आप देते रहो, कई बार फेल हो गए, कई बार पास हो गए, ठीक है। सो एनालिसिस आपको अपने एंड पे रखना है। एक्सेल में एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट डू वन थिंग। एक कल मैं एक चीज देख रहा था एक्सेल के अंदर, ये भी मुझे रील में पता चला था, एक सॉल्वर होता है इसके अंदर, ओके। सो जस्ट सर्च आउट अबाउट द सॉल्वर, व्हाट इज सॉल्वर, और काफी सारी चीजें थी, काफी सारी प्रॉब्लम थी, वो सॉल्वर सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने एक टॉपिक बता दिया कि आप इसको पढ़ सकते हो, बाकी मैं एक बार पढ़ लूंगा। दीज आर द मिसलेनियस टॉपिक जो हम सैटरडे संडे वाले सेशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, या हम लोग यूट्यूब पे ही डाल देंगे डायरेक्टली। दीज आर द मिसलेनियस पार्ट जो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी। सो दिस इज अ डे 3, मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज अ डे 3 स्टैटिस्टिक्स सेशन। तो डे 3 में हम लोग बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का एक और डिस्क्रिप्टिव पार्ट स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेरिएशन, कोरिलेशंस, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कोरिलेशंस क्या होता है, और इन सब चीजों से हमें डेटा से, डेटा के लिए क्या आइडिया लगता है, ओके। देन वी मूव टू द एडवांस पार्ट, डे 4 जैसे ही आएगा, डे 4 डे 5 में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एडवांस लेवल पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा इंफरेंशियल में घुस जाएंगे इसके बाद। तो we start variation. What is variation exactly? Variance exactly है क्या? Variance is an statistics is used to show how data is dispersed or spread out. Several measures of variations are used in statistics. तो basically ये गलत लिख गया, ये variation है, variance नहीं है, ये variation होता है। तो बेसिकली मैं डेटा डिस्पर्ड का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ कि आपके पास 2000 डेटा है, ठीक है। 2000 डेटा है, तो आप डेटा को ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, डेटा का डेटा कैसे स्प्रेड आउट है। स्प्रेड आउट का मतलब समझे, मतलब एक महीने की सेल है, 30 दिन का सेल मैंने निकाला, एक दिन, एक वीक का सेल बहुत ज्यादा गया, एक वीक का सेल बिल्कुल एवरेज गया, एक वीक का सेल बिल्कुल ही जीरो जा रहा है, एक वीक कहीं और जा रहा है, एक वीक कहीं और जा रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्प्रेडिंग पार्ट। मतलब बीच में 4 फेस्टिव सीजन आ गए और एकदम से सेल इंक्रीज हो गई, बाकी सारे दिन फालतू बैठे हैं, ओके। सो इसका ना सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम डिवोशनल प्लेसेस, ठीक है, कुंभ हो गया, हरिद्वार हो गया, अगर मैं वहां का बिजनेस कैलकुलेट करूं तो देयर इज ए सम लाइक ओकेशनल बिजनेस, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगहों पर क्या होता है, ओकेशनल बिजनेस होता है, एकदम से उधर की सेल इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि हम उसको एवरेज फॉर्मेट पे कभी कंसिडर नहीं कर सकते, और कभी डेटा इतना लो हो जाता है कि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। लाइक दिस बेस्ट केस स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि लोग इसको केस स्टडी माने ना माने आई डोंट नो, बट दिस इज द बेस्ट केस स्टडी कि एक इलेक्शन का एक पूरी सिटी पे क्या फर्क पड़ता है। पॉइंट समझे, बिजनेस पे क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई इलेक्शन चल रहा है तो उसका बिजनेस पे क्या फर्क पड़ता है। व्हाई बिजनेसमैन आर सो वरी अबाउट द इलेक्शन, जब भी इलेक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, आई एम आल्सो रनिंग माय ओन बिजनेस इन दिल्ली, ठीक है।
बट मैं दिल्ली की गवर्नमेंट पर कंटिन्यूस कंसंट्रेट करके रखता हूँ कि वो अगर दिल्ली की गवर्नमेंट में कुछ भी वेरिएशन होता है तो उसका इफेक्ट हर छोटे बड़े बिजनेस पे होता है। ओके, सो आप इसको थोड़ा सा डीप डाइव होके, ये एक अच्छा केस स्टडी है, आप उसमें चीजों को देख सकते हो कि क्या फॉर्मेट होते हैं, क्या रिवोल्यूशंस होते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं जिस वजह से हर बिजनेस को ग्रो करने का मौका मिलता है, कुछ बिजनेस डूबने के चांसेस हो जाते हैं अगर वो इन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, और किन बिजनेस को इफेक्ट होता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, डेटा बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो जाता है कि जैसे सेल्स में बहुत फर्क आता है, ऊपर नीचे हो जाती है सेल्स, इधर उधर वेरिएंस फॉर्मेट पे चली जाती है। दिस इज एन पार्ट कि हमारा डेटा जो है वो, हमारा जो बिजनेस, मैंने आपको बताया ना, मेरे को बिजनेस, कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा पसंद है, जो एवरेजली चल रहा हो। एवरेजली इस बिजनेस अगर मेरा रन कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम अर्निंग ऑन अ मंथली बेसिस 5 लाख 3 लाख समथिंग, दिस इज माय एवरेज बिजनेस सपोज, ठीक है। तो सपोज दिस इज योर एवरेज बिजनेस, सो यू आर कंफर्टेबल, यस दिस, ये कंटिन्यूअसली मेरे पास आना चाहिए। पॉइंट समझ गए? मतलब एक बिजनेसमैन क्या बोलेगा, मुझे 5 लाख का हर महीने बिजनेस चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ, दिस इज एन एवरेज। बट किसी दिन 10 लाख की सेल हो रही है, किसी दिन 20 लाख की सेल हो रही है, किसी दिन 25 लाख का मंथ जा रहा है, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो मेरा एड ऑन्स है, दीज आर द वेरिएशंस, कि इतना वेरिएशन इस मंथ में इसलिए आया। 1 मिनट गाइस, एक कॉल है छोटा सा।
Sorry guys. Hello. Yes. Sorry. So exactly क्या था, मैं बता देता हूँ. That call from Material Plus कंपनी का नाम सुना है? आप बता तो रहे थे कुछ दिन पहले, मतलब कल बता हाँ रहे थे शायद। हाँ, my friend is working in this. मैं आपको कंपनी पे दिखा देता हूँ. So basically है ना, मेरे को वो चाहिए था कि ये लोग क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो मैं आपको कंपनी दिखा देता हूँ. दिस इज एन मटेरियल प्लस कंपनी जो मार्केट में वर्कआउट कर रही है, वर्किंग कर रही है. ये नहीं है भाई, सृजन नाम है इसका बेसिकली. ठीक है, सृजन मटेरियल प्लस. दिस इज अ कंपनी, दिस इज एन इंडियन कंपनी. ठीक है, तो मेरे को यहाँ से अभी कॉल आया था, मैं भी उसी का इंटरव्यू दे रहा था बेसिकली ऑन कॉल. तो दिस इज एन स्क्रीनिंग पार्ट. सो बेसिकली दे आर मोस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट, मैं क्लियर कट आपको बताता हूँ. ये लोग है ना सीक्वल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. दे आर आस्किंग अ सिंपल सीक्वल क्वेश्चंस. सो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन मैंने सर्च आउट किया था अभी, डुप्लीकेट वैल्यूज निकालने का, और सोचो मैं भूल गया डुप्लीकेट वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ग्रुप बाय वगैरह ये सब चीजें करके. ठीक है, तो वो आप लोगों को भी आता है. एंड सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा मेरे से, सेकंड वन इज दी लेफ्ट जॉइन क्या होता है. ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन विंडोज फंक्शन का. आप स्क्रीन मेरी शेयर थी, आप देख रहे होगे, मैंने फटाफट विंडोज फंक्शन ओपन किया और सीधा आंसर दे दिया. सो विंडोज फंक्शन पूछा. एंड द फोर्थ वन दे आर मूविंग टू द पावर बीआई. एंड द पावर बीआई में दे आर आस्किंग अबाउट द डैशबोर्ड डिजाइनिंग, डेटा मॉडलिंग पार्ट एंड डेक्स क्वेरीज. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिस पे हम लोग सबसे ज्यादा काम करेंगे. दिस वन इज डेक्स क्वेरीज. तो इसमें मैं आपको है ना कुछ अलग अलग चीजें मैं आपको बता दूंगा कि भाई इन वाले पार्ट से कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. दीज आर द डेक्स क्वेरीज. मैं आपको सारी डेक्स क्वेरीज बता दूंगा. और डेक्स क्वेरीज में उसने बहुत सिंपली एग्रीगेट फंक्शन का एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स. ओके, एंड दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ. अगर आपको अच्छा पैकेज हिट मारना है मार्केट के अंदर, सो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो कंपनीज के रिलेटेबल क्वेश्चंस मैं आपको लाइवली प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई ये पूछ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहे हैं, तो वो सब चीजें आप प्रिपेयर कर लेना. ओके, सो वापस आता हूँ मैं इस पे वेरिएंस वाले पे. ठीक है, तो अभी मैंने क्या बता दिया था, वेरिएंस के बारे में आपको बता दिया था, कैसे डेटा स्प्रेड होता है, कैसे वो प्रोसेस होता है, कैसे किस किस चीज को हम वेरिएशन बोलते हैं. तो उसमें हमारे पास तीन कैटेगरीज होती हैं. द फर्स्ट वन इज रेंज, सेकंड वन इज क्वार्टाइल, थर्ड वन इज वेरिएंस. ओके, द फर्स्ट वन इज रेंज, क्वार्टाइल एंड वेरिएंस. So what is range? Range is a difference between the highest and the lowest values in our data set. तो range I think आप लोगों को पता है range क्या होता है, right? उन Yes. दो highest और lowest values के बीच का जो difference value होता है, that is called what? Range. Range. Okay, simple. Second one is percentiles. क्या होता है percentile? क्या समझते हो? Percentile is what? For example, एक सिंपल सा पार्ट में आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, कैट के एग्जाम्स होते हैं हमारे. ठीक है, टॉफल होता है, कैट होता है, आइल्स होता है. सो आइल्स और टॉफल में तो बैंड मिलते हैं, बट है ना कैट में क्या होता है, परसेंटाइल आता है. राइट, परसेंटेज नहीं आता, क्या आता है, परसेंटाइल आता है. तो परसेंटाइल एंड परसेंटेज इज लिटिल बिट डिफरेंट. परसेंटेज ये बोलता है कि आपका ये परसेंटेज आया है. ओके, परसेंटाइल का मतलब होता है सपोज शशांक के 91 परसेंटाइल आए हैं कैट में. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि 91 डेटा ऐसा है कि जो शशांक के ब्लो में आता है. तो ओनली सिर्फ शशांक का 91 परसेंटाइल नहीं होगा, मोर देन मोर देन पर्सन का वो होगा, क्या बोलते हैं, 91 परसेंटाइल. ओके, पॉइंट समझे? सर एक एक बार बात क्लियर करना. फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है, इफ एक्स इज अ 70th percentile, it means 70% of other data points from our sample are below x. मतलब 91% डेटा ऐसा है जो शशांक के नीचे आता है. मतलब अगर 100 लोगों ने पेपर दिया, ठीक है, शशांक का परसेंटेज कितना आया, 91. अब शशांक के बिलो कितने लोग आ सकते हैं,
91% लोग जो है वो शशांक के बिलो आते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आया अभी? हाँ यस जी, सर, क्लियर? ये तो तो क्लियर हो दिस गया इज क्या तो क्लियर हो गया ये तो। क्लियर हो गया ना? बहुत यस सिंपल सी चीज है। बेसिकली हमारे पास डायरेक्टली परसेंटाइल का डेटा होता है। लाइक वैसे मेरे को क्या करना है ना, ये कैलकुलेट करना पड़ता है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? जैसे क्वार्टर होता है ना, Q1 Q2 Q3 Q4, राइट? वैसे ही हम डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड फोर्थ क्वार्टाइल, यानी कि 25%, 50%, 75%। एक होता है 0 to 25%, दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टाइल, और 25 to 50%, 50%, दिस इज व्हाट क्वार्टर second quartile. 50 to 75%, this is called what? Third quartile. And 75 to 100% is called fourth quartile. Okay, so basically क्या होता है, which one is the average part? जब हम क्वार्टाइल्स के बेसिस पे जाते हैं, क्वार्टाइल्स आर यूज्ड टू ब्रेक द डेटा इनटू 4 पार्ट्स so as to better find the spread data in a way what is less influenced by quartile. तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? Q3 से Q1, मतलब आपका एवरेज डेटा कौन सा हुआ, जो 0 to 25% के बीच में जा रहा है, दिस इज ऑन बिलो डेटा, एंड 75 to 100% के बीच में जा रहा है, दिस इज ऑन मैक्सिमम डेटा। ओके, विच इज योर मिड रेंज? Q2 से Q3 के बीच का डेटा होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं उसको? एवरेज क्वार्टाइल। ठीक है, इसमें ये गलत लिखा हुआ है। Q2 से Q3 का बीच का जो डेटा होता है, मतलब 25% से लेके आपका 75% के बीच का जो डेटा होगा, दिस इज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज। IQR भी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? IQR भी बोलते हैं। ओके, सॉरी, ये एक चीज क्लियर हुआ? मैं एक बार आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज और बता देता हूँ। IQR, ये देखो। सो दिस इज योर IQR, इंटरक्वार्टाइल रेंज। और अगर आप इसको और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दिस इज एन इंटरक्वार्टाइल रेंज। ये किसी का यूट्यूब का फॉर्मेट है, उसके बेसिस पे डेटा आ रहा है। तो यू कैन सी दिस इज एन इंटरक्वार्टाइल रेंज। ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो यहाँ पे आप देखोगे मिनिमम इज 0 एंड द Q1, दिस वन इज Q1, Q1 से Q3 के बीच का डेटा। सॉरी कि मैं Q2 बोल रहा था, वो सही लिखा है, मैं गलत उसको जज कर गया। Q1 से Q3 के बीच का जो डेटा आता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? IQR। उसको बोलते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज। ओके, अब क्या होता है, कुछ डेटा आपका इधर भी है, राइट, और कुछ डेटा इधर भी है। क्लियर? तो यस सर। Q1 में 1.5 IQR, Q3 प्लस 1.5 IQR, मतलब 1.5 डेटा इधर और 1.5 डेटा इधर। थोड़ा थोड़ा हम डेटा इन साइड से भी ले लेते हैं, ताकि हमारा एक एवरेज फॉर्मेट निकल के आ जाए कि क्या एवरेज फॉर्मेट आ रहा है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकली, मतलब आपको नॉर्मलाइजेशन जब समझाऊंगा ना, विल डिस्कस इन डिटेल कि यार कैसे डेटा हम लोग इसको उठा रहे हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस बेल डायग्राम। ठीक है, इसको हम बेल डायग्राम बोलते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको हम बोलते हैं बेल डायग्राम। ये जो दिखाई दे रहा है ना कर्व, इसको बेल डायग्राम बोला जाता है। और मैं बेल डायग्राम में आपको बताऊंगा। देखो, ये तो हो गई हमारी इंटरक्वार्टाइल रेंज जो आपको बाय डिफॉल्ट मिल रही है Q3 से Q1, ये 50% जो लिखा हुआ है। और इधर वाला जो डेटा है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है सॉरी, उसका फंडा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा मैथमेटिक्स है, बट हम उसको चीजें देख सकते हैं आराम से। ठीक है, IQR क्या हो गया? Q1 to Q3 के बीच का डेटा। The next one is what? Standard variance. What is standard variance? यहां तक चीजें क्लियर हुई? स्टैंडर्ड वेरिएंस क्या होता है? ये पिछला वाला जो पार्ट आपने जितना भी पढ़ा ना, वो दीज आर द पार्ट्स जो आपका बहुत इजी गोइंग मोड पे रहता है, आप इसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर स्टैंडर्ड वेरिएंस क्या है हमारा? स्टैंडर्ड वेरिएंस इज व्हाट मेजर हाउ फार अ सेट ऑफ नंबर्स स्प्रेड आउट फ्रॉम देयर एवरेज वैल्यू। पहले इस चीज को अच्छे से समझ लो कि भाई मैंने वैल्यूज को किस किस तरीके से लिया है।
तो एस स्क्वायर जो रहता है ना, वो किसका फॉर्मेट होता है? सैंपल वेरिएंस का होता है। किसका फॉर्मेट होता है? सैंपल वेरिएंस का होता है। ओके, एंड दिस इज अ समीशन। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन उसके बाद बाकी सारी चीजें प्रोसेस होती हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखो। सो एक्स आई इज व्हाट? इट्स एन सिंगल ऑब्जर्वेशन। ओके, एक्स बार इज व्हाट? मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब सैंपल का मीन कर रहे हो ना, तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं? एक्स बार ले रहे हैं। ओके, और n माइनस वन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस वन। ओके, तो इसका होल स्क्वायर करने के बाद जो समीशन आएगा उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? n माइनस वन से डिवाइड कर देंगे। दिस इज एन फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड वेरिएंस क्या बोलता है? मेजर हाउ फार अ सेट ऑफ नंबर स्प्रेड आउट फ्रॉम देयर एवरेज वैल्यू। स्टैंडर्ड वेरिएंस का फॉर्मेशन क्या होता है कि भाई आपकी वैल्यू जो है वो ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना, वो नहीं होनी चाहिए बड़ी। पॉइंट समझे? स्टैंडर्ड वेरिएंस अगर ज्यादा आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड वेरिएंस अगर ज्यादा आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? कि आपका डेटा बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है। ओके, और अगर आपका फॉर्मेट आया, ठीक है, तो अगर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आ रहा है मतलब डेटा आपका एवरेज वैल्यू के बहुत नियर बाय है और अच्छा है। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड वेरिएंस अगर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, मतलब ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? डेटा बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है। अगर स्टैंडर्ड वेरिएंस अगर ज्यादा नहीं आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? आपका डेटा जो है वो ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं है। क्लियर? हाँ जी, मतलब एवरेज वैल्यू से ज्यादा दूर जा रहा है बेटा डेटा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्टैंडर्ड वेरिएंस। हाँ जी, क्लियर हुआ? सर एक बार और क्लियर कर दो। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड पहले इनको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो जैसे अगर हम कुछ डेटा ले लें, कुछ क्वेश्चन है गैस पे, कोरिलेशन का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड वेरिएंस के लिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग उठा लेते हैं। सर इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है स्टैंडर्ड वेरिएशन का? स्टैंडर्ड वेरिएशन का डेफिनेशन मैं एक आपको एक वो दिखा देता हूँ, एग्जांपल इमेजेस के थ्रू, जिससे आपको थोड़ा सा ग्राफिकली थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हम्म। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन के ग्राफ है, वेरिएंस के ग्राफ, हाँ वेरिएंस का ग्राफ नहीं होता है। स्टैंडर्ड वेरिएशन क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन नहीं डाल देते मैंने, तो कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, बायजूस का उठा लेते हैं। सो ये हमें बहुत अच्छे से समझा देंगे कि बेसिकली स्टैंडर्ड वेरिएशन है क्या। तो वैसे तो ये एक आपके पास ये थ्योरी हो गई, ये क्वेश्चन होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। विजिबल है? यस सर। पीडीएफ अच्छा है, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसमें एग्जैक्टली क्या है ना, स्टैंडर्ड वेरिएशन निकाला है, ठीक है, डेविएशन निकाला है बेसिकली उन्होंने, बट वेरिएशंस भी हम लोग निकाल लेंगे। तो बेसिकली क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, इन्होंने मीन निकाला, इसको मीन डिफरेंस। कहीं डेविएशन का वेरिएशन का वो दिख रहा है? बाईजूस बंद हो गया क्या? सर उसका डेप्रिसिएशन हो गया बहुत तगड़ा वाला, वैल्यूएशन गिर गई ना उसकी। तो वेबसाइट थोड़े ना बंद करके भाग जाएगा। पता नहीं, उसमें तो सैलरी भी नहीं थी कहीं एम्प्लॉयज को अपने। चलिए भाई। वैल्यूएशन चल गया, वैसे बता रहा था, बंद भी होने वाला भी है। बाईजूस नहीं, बहुत बंद तो ज्यादा देखो चल कुछ रहा
कोई बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस चलते रहते हैं, कोई और टेक ओवर करके उसको रनिंग मोड में ले जाएगा। आकाश चल रहा है ना इसका, अच्छा खासा अच्छा चल चलो रहा है। तो आकाश भी, वैल्यूएशन भी थी। हाँ आकाश वो तो कोई, टाइप है सर। यस उसका कोई दिक्कत नहीं होता। देखो जैसे बिजनेस कोई भी रन होता है ना, सो दिस इज एन इजीएस्ट पार्ट कि आप उसको टेक ओवर करके किसी और को देके और उसको रनिंग मोड पे ला सकते हो वापस। तो बिजनेस कभी भी बंद नहीं होते। जॉब एक बार चली गई तो दोबारा मिलना मुश्किल हो जाती है कभी कभी, बट बिजनेस अगर चल रहा है, बिजनेस डूब गया तो दोबारा चालू हो जाएगा। ओके, तो ऐसा रहता है। तो हम पहले वेरिएंस को समझ लेते हैं, व्हाट इज वेरिएंस। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं, किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वेरिएंस बेसिकली होता क्या है कि डेटा का वो दिखाते हैं हम कि डेटा कितना स्प्रेड आउट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पे बात करूँ आपका, ठीक है, सिंपल सा अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, इमेजेस, तो डेटा स्प्रेड का कोई मेरे को है ना फोटो नहीं मिल रहा। तो इसको देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। इमेज देख रही है, लोड हो रही है अभी, अब देखिए यस ये सर। इमेज देख रही है। लेट मी चेक इट्स ओपन और नॉट। देखो इस इमेज में क्या है कि ये आपका मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू कौन सी होगी, ये हो गया आपका मीडियन, ठीक है। मीन वैल्यू क्या होगी, बेसिकली आप समझ लो ये आपका मीडियन है, मतलब दिस इज योर एवरेज वैल्यू कि आपका डेटा, जो ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये कौन जो भी कलर है, ठीक है, ये वाला जो कलर है जिसमें आपका ये फर्स्ट दो ब्लॉक नेगेटिव में और पॉजिटिव में, दीज ब्लॉक्स आर कॉल्ड व्हाट, मीन वैल्यूज, मतलब एवरेज वैल्यूज कि यार मेरा जो डेटा है ना वो इसके आसपास नियर बाय सबसे ज्यादा है। ओके, क्लियर। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि वेरिएंस क्या होगा इसके अंदर, वेरिएंस होगा ये वाले जो डेटा जा रहे हैं, सो दीज आर वेरिएंस पार्ट। मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं एवरेज वैल्यू के नियर बाय डेटा कौन सा है, ये दोनों ब्लॉक है, यस सर। ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये वेरिएंस डेटा होगा, मतलब ये आपकी एवरेज वैल्यू से बाहर जा रहा है, यस सर। राइट। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेरिएंस। दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टैंडर्ड वेरिएंस। समझ में आया। अगर मैं जो वेरिएंस मेरा कैलकुलेट होता है, पॉइंट समझना है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसी से समझ में आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपने वेरिएंस कैलकुलेट करा है उसका ही जब हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं, तब हमारे को क्या मिलता है, तब हमारे को मिलता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तब क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन में ये बोला जाता है कि भाई आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वैल्यू वैल्यू कम होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि भाई ये जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है ना इधर, मतलब ये डेटा कैलकुलेटेड मोड पे आता है, मतलब दीज डेटा इज वेरी हेल्पफुल फॉर द एनालिटिकल पोर्शन। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ। यस सर। मतलब इसके बाहर अगर कोई डेटा जा रहा होगा, इस बेल कर्व के बाहर, ये जो बेल दिखाई दे रहा है ना, इसको बेल कर्व इसलिए बोला जाता है, ये घंटी जैसे डिजाइन का होता है, बेल जैसे डिजाइन का होता है। तो अगर इस बेल कर्व के बाहर देखो, डेटा ऐसा तो है नहीं कि डेटा इसके आगे नहीं होगा, डेटा इसके बाहर भी होगा। अगर इस बेल कर्व के बाहर कोई भी डेटा जा रहा है तो वो डेटा हमारे एनालिटिकल पॉइंट्स में कंसिडरेबल नहीं होता। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक छोटा सा पार्ट। सपोज हम बहुत सारे लोग हैं, एक का मार्क्स 34 23, ठीक है, इस तरीके से डेटा आया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास नंबर लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारे नेम है। सो दिस इज योर नेम, दिस इज योर मार्क्स, क्लियर। अब ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, ऑल टैब 1 दबा देंगे, एक ग्राफ आ गया, इसको हम सॉर्टेड कर देते हैं इस डेटा को।
ठीक है, अब आप इस डेटा को देखोगे तो यहाँ पे डेटा बहुत सारा अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो सपोज मैंने इसको सॉर्टेड करा, मैंने इसको कर दिया 3 या मैंने इसको कर दिया 1 और इस डेटा को कर दिया मैंने 150। तो अगर आप देखोगे तो मेरा जो बी वाला डेटा है और इस वाले डेटा के बेसिस पे देखूंगा तो क्या ये डेटा इस किस डेटा के बेसिस पे चल रहा है, ये वाला ग्राफ? हाँ जी, ये वाला जो ग्राफ है बी वाला ग्राफ किसके बेसिस पे चल रहा है? इस डी ग्राफ के बेसिस पे चल रहा है। तो मेरी डी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, इसके बेहाफ में मेरे को सारे डेटा आ रहे हैं। हाँ जी बताओ, आ रहे हैं ना सारे डेटा? समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो तो, हेलो। यस यस सर। सर। हाँ तो बोलो तो मेरे को पता कैसे चलेगा समझ में आया कि नहीं आया। ये पॉइंट समझ में आया कि मतलब शशांक के मार्क्स थे 100 और वहीं हम टीना, हरनीत और विशाल, ये 3 बंदे हैं। ये तीनों बंदों के मार्क्स कैसे चल रहे हैं? किसी का 10 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है। तो हमारा ग्राफ अगर एनालाइज किया जाए शशांक के बिहाफ पे तो हम लोग कैसे परफॉर्मर हुए? बॉटम परफॉर्मर, यस सर। राइट। अगर मैं क्या करूं, मैं शशांक को नॉर्मलाइज, पूरे डेटा को नॉर्मलाइज फॉर्म में ले आऊं। नॉर्मलाइज फॉर्म का मतलब होता है मैंने एक ऐसी वैल्यूएशन फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट कर देना है कैलकुलेशन करके कि आपका डेसिमल में डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, जब हम इसको लॉगरिथमिक स्केल या ऐसे किसी स्केल में कन्वर्ट करते हैं ना डेटा को, तब ये क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज डेटा हो जाता है। तो अगर मैं अभी बात करूं इस डेटा की और इस डेटा की, सो अगर मैं इस पे ना एक ग्राफ डालता हूं उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें कहीं स्कैटर्ड ग्राफ दिख रहा है आपको? ये रहा। तो देखो यहाँ पे आपको डेटा पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, बताओ यस मुझे सर। कहाँ है? ये जो डॉट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, यस सर। ठीक है। तो इन डेटा पॉइंट्स को अगर आप देख रहे हो तो आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली, तो ये हमारी मीडियन लाइन हो गई एक एक तरीके से। तो मैंने एक चीज देखा कि इस लाइन पे सबसे ज्यादा डेटा लाई कर रहा है। कितना डेटा लाई कर रहा है? अगर हम इसका एवरेज निकालें तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस डेटा? एवरेज आ रहा है 57। तो नियर बाय डेटा कौन से है इस लाइन के? ये वाला डेटा नियर बाय, ये वाला डेटा नियर बाय, ये वाला डेटा, मतलब मैं एक मीडियन लाइन डाल दूंगा उसके नियर बाय डेटा कौन से है। अब डेटा स्प्रेड आउट कौन सा हो रहा है? ये डेटा स्प्रेड आउट है, ठीक है, बहुत ज्यादा अलग जा रहा है। ये डेटा बहुत ज्यादा अलग जा रहा है, ये डेटा बहुत ज्यादा अलग जा रहा है, ये डेटा बहुत ज्यादा अलग जा रहा है। तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? स्प्रेड आउट डेटा। ये बहुत ज्यादा जगह पे फैला हुआ है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हम क्या? वेरिएंस। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएंस। की डेटा में वेरिएंस कितना आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, और अगर आप इस डेटा का क्या करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, एसटीडी, ठीक है, इस डेटा का मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है? 42.06। 06। तो इसका मतलब इसमें डेटा बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है। तो ये स्प्रेड आउट था डेटा। अब वही मैंने क्या करा, आउटलायर हटा दिया, मतलब एक 1 था एक 150 था। एसटीडी पॉपुलेशन ये हटाया। अब देखो मेरा वेरिएंस कम हो गया, कम हुआ ना वेरिएंस? कितना हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन? 18 हो गया। इसमें मैंने सिर्फ 2 आउटलायर आपके क्या करे हैं, रिमूव करे हैं कि भाई इनकी वजह से डेटा बहुत वेरिएंस हो रहा है, डेटा मेरा क्या हो गया, अब कम हो गया। अगर मैं आपको बिल्कुल ही मतलब एग्जैक्ट फॉर्मेट ही बिल्कुल डाउन कर दूं, तो मैंने अगर इसको कर दिया 5 और एंटर कर दिया तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है? 11। ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट कि जब आप डेटा को देखते हो तो हम वो वाली सेल्स हटाने की कोशिश करते हैं जो सबसे ज्यादा स्प्रेड आउट हो रही हो, मतलब जो सबसे ज्यादा कभी हाई जा रही हो कभी लो जा रही हो, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं।
तो स्टैंडर्ड वेरिएंस क्या होता है, हम वेरिएंस तो कैलकुलेट करते हैं उनकी एवरेज वैल्यू के बेसिस पे कि कितने नंबर हैं जो उसकी एवरेज वैल्यू जो है उससे दूर जा रहे हैं, कितना परसेंट डेटा है, कितना डेटा है हमारा। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का जस्ट स्क्वायर होता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैलकुलेट किया जाता है वो होल पॉपुलेशन पे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, स्क्वायर यस रूट करना होता है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस स्क्वायर से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से। ओके, दिस इज अ साइन ऑफ सिग्मा एंड दिस इज अ साइन ऑफ समीशन। इसको भी सिग्मा बोल देते हैं बट ये होता है सिग्मा। क्लियर? तो ये मैं कैलकुलेट कराऊंगा, आपको बहुत ज्यादा यूज करवाऊंगा ये वाला, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि यार ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से कितना डेटा हमारा अंडर प्रोसेस आ जाता है। जैसे शशांक ने एक बात बोली थी कि सर आपने 20% डेटा तो हटा दिया 20 में से, तो हमने कितना डेटा हटा दिया, तो उसमें 8 डेटा हटा दिया था। क्यों हटाना पड़ा 20% डेटा? क्योंकि हमें टोटल उसमें आउटलायर उस लेवल पे मिले। अगर मैं उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन परफॉर्म करके उसको डेटा को नॉर्मलाइज कर लूं तो मेरे को 20% डेटा नहीं हटाना पड़ेगा। तो दिस इज अ पॉइंट कि हम लोग किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम देखेंगे आगे स्टैंडर्ड डेविएशन को। ओके, फॉर्मूला सारा सेम है बट ये फॉर्मूला, यही चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी, स्क्वायर रूट हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, जो वेरिएंस होता है उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये चीज क्लियर हुई यहां तक? मैं इसमें ना कुछ क्वेश्चंस आपको बना बना के वो भी आपको परफॉर्म करवा दूंगा, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग इन सब चीजों को। ठीक है जी? यस सर। अब हम आते हैं आगे, कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या बताता है? कोरिलेशन क्या बताएगा? सर रिलेशन किसके बीच में? तो दो वैल्यूज के बीच में, दो हाँ, वेरिएबल। दो वेरिएबल्स के बीच में, ऊपर लिखा हुआ है ना, उसको पढ़ के भी बता दो। देखो अभी देखो, मैं इंटरव्यू दे रहा था, ठीक है, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं हमको क्या पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिस्टिक। मेरे को क्लिक नहीं हुआ सीक्वल में डुप्लीकेट वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने धीरे से लैपटॉप पर डाल दिया। सो डू सम स्मार्ट वर्क्स। आप जब इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, इंटरव्यू के पास में बैठे हो, आपको अगर नहीं पता है तो आंसर ऐसा दो कि सामने वाला भी सोच में पड़ जाए, या ऐसे ढूंढ ढूंढ सको तो ढूंढ लो, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, यस बाकी कहानी बाद में होती है। तो बेसिकली इसमें क्या हो गया हमारे पास, जो जैसे सामने लिखा हुआ हमने बता दिया कितने दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला का फोटो लेना है तो फोटो ले लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, मैं वापस खोल दूंगा इसको। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। पहले सैंपल का बार, जो ऑब्जर्वेशन है बेसिकली, आप मीन निकालो सिंपल। ठीक है, वाई का मीन और उसका दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर समीशन। क्लियर? समझ में आया? ये ऑब्जर्वेशन माइनस मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वाई ऑब्जर्वेशन माइनस मीन ऑफ वाई ऑब्जर्वेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, समीशन करना है। ये इसकी प्रोसेस रहेगी। फिर डिवाइड करना है किससे, सेम चीज ऊपर है बट स्क्वायर कर दिया हमने। पहले दोनों का माइनस करके कैलकुलेशन बनाओगे, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद इंडिविजुअली क्या करोगे आप, उसका समीशन करोगे। समीशन करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करोगे। ओके, दो अलग अलग लगे ना ऐसे करके, तो उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे, देन उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, फिर ऊपर वाली वैल्यू में आप डिवाइड दे दोगे। क्लियर? हाँ जी, बात क्लियर हुई? मैथ्स का फॉर्मूला पुटअप कर लोगे? सर एग्जांपल के साथ कर लेंगे जैसे क्वेश्चन। नहीं नहीं, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग क्या कहते हैं सीधा है ना मल्टीप्लाई मार देते, फिर कैलकुलेट कर देते। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पूरा, फिर जो समीशन लिखा है फिर समीशन सॉल्व करना, फिर स्क्वायर रूट करना, मतलब यहाँ पे आपको स्टेप करनी है। कैलकुलेशन में हम भी आपको बता दें। हाँ, बोर्ड बॉड मास मास का रूल वाला, है सर। हाँ बॉड मास का रूल अप्लाई करना है। ओके, अब ये हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन दो टाइप, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है नो कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। इट इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। मतलब दो चीजों के बीच में अगर पॉजिटिव जा रहा है, ये होता है
बेसिकली -1 टू +1 तक के बीच में होता है। इसकी वैल्यू जो आएगी वो इसी के बीच में आएगी, -1 टू 1। ठीक है, अगर कोरिलेशन अगर 0 आ रहा है तो मतलब वैल्यू अगर 0 आ रही है बिल्कुल ही, तो उसका मतलब क्या हुआ? कोई रिलेशन नहीं है उसमें। करेक्ट, मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप गुड़गांव देखा है ना सबने, सर यस सर। है ना? तो गुड़गांव में अगर मैं आपसे पूछूं, रेंटल प्लेस पे रहे हो गुड़गांव के अंदर? नो सर। खुद का घर है, ठीक है? यस सर। चलो खुद का घर समझ लो या रेंटल प्लेस समझ लो। अपने दोस्तों से पूछ लेना, कोई ना कोई तो रहता ही होगा गुड़गांव में रेंटल पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं सेक्टर बेसिस पे, अगर मैं बात करूं, मैं आपसे बात करूं यू ब्लॉक की। यू ब्लॉक देखा है? बहुत फेमस प्लेस है गुड़गांव की, साइबर हब वाला एरिया, राइट? यस सर। है ना? अगर मैं आपसे पूछूं वहां का रेंटल प्राइस क्या होना चाहिए एवरेजली, आपके हिसाब से? कोई भी 15,000 मान लो, वैसे तो 25,000 रुपए रेंट है वहां का, एक सिंगल 1 आर के का 20 से 25,000 के बीच में मिलता है। ओके, और मैं वहीं आपसे बोलूं कि सेक्टर 74, 74 का नाम सुना है? सेक्टर 74 जिधर अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस है, M3 DLF का एरिया है, सोना रोड वाला जगह। उस जगह की अगर मैं बात करूं तो उस जगह का रेंटल कितना होना चाहिए? वो क्या हो जाएगा? वो थोड़ा सिटी से आउटर जा रहा है, सिटी से क्या जा रहा है? आउटर जा रहा है, तो उसका रेट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। वहां आप रेंटल लेने जाओगे 10-12 हजार रुपए में आपको बना के मिल जाएगा स्टूडियो अपार्टमेंट। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट कि ये होता है रिलेशन। मतलब अगर किसी ने मेरे से पूछा, शशांक ने मेरे से पूछा कि मेरे को गुड़गांव में साइबर हब में जॉब मिली है, बट मैं जो रेंट में खर्चा कर सकता हूँ वो 10,000 या 15,000 खर्च कर सकता हूँ, तो मेरे को नियर बाय सेक्टर चाहिए, तो मैं उसको यू ब्लॉक सजेस्ट नहीं करूंगा। क्योंकि देखोगे जितना मैं उस पर्टिकुलर एरिया के क्लोज जाऊंगा उतना ही मेरी प्राइस इंक्रीज होती जाएगी। तो मतलब माय प्राइस इज डिपेंड ऑन जियो लोकेशंस। जो लोकेशन चेंज करूंगा मेरी प्राइस अलग होगी, लोकेशन चेंज करूंगा मेरी प्राइस डिफरेंस होगी। मतलब लोकेशन पे प्राइस डिफर कर रही है। तो मतलब प्राइस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके ऊपर? लोकेशन पे। और लोकेशन कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मतलब जियो लोकेशन और प्राइस में रिलेशन है ना, पॉजिटिव। सर ठीक है, मतलब बेसिकली ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथ बताता है कि भाई पॉजिटिव रिलेशन है या निगेटिव रिलेशन है। ओके, तो ये आपको कौन बताता है? कोरिलेशन बताता है। तो अगर जीरो से क्या बोलते हैं, 0 से 1 के बीच में, सॉरी 0 से 1 के बीच में, सॉरी -1 टू 1 के बीच में अगर रिलेशन आ रहा है तो वो क्या होता है? कोरिलेशन होता है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन समझ में आया? और मैं अगर नेगेटिव कोरिलेशन की बात करूं, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा? मतलब एक तरीके से एक एग्जांपल अगर आप नेगेटिव कोरिलेशन का देखोगे, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा? जो नेगेटिव में जा रहा हो, फॉर एग्जांपल आप सो रहे हो, ठीक है, आप बहुत थके हुए हो, टायर्डनेस बहुत ज्यादा है, आप जितना लंबा टाइम पीरियड सोओगे उतनी टायर्डनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी। ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन एक तरीके से। ठीक है, और एक होता है ना कि मेरा सेल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्टॉक कम होता चल रहा है, ये क्या हो गया? नेगेटिव कोरिलेशन, मटेरियल के बेसिस पे। यस सर। ठीक है, एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा? मेडिकल एक्सपेंस कम हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव कोरिलेशन। समझ में आ रहा है? यस सर।
और अगर मैं बात करूं पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए, तो पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा? अगर एक्सरसाइज करोगे तो मेडिकल एक्सपेंस क्या होंगे? कम होंगे। ये क्या हो गया? नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या हो जाएगा इसके अंदर? एक्सरसाइज करोगे तो फिटनेस लेवल बढ़ेगा, प्रोटीन का खर्चा बढ़ेगा। वो बात अलग। और पनीर भी खा सकते हैं भाई। तो घर में 4 लोग और खा लेंगे, तुम भी खाओगे तो। है ना? और सेल्स बढ़ेगी तो एडवर्टाइजमेंट बजट भी इंक्रीज करना पड़ेगा, एक ये भी हो सकता है। ठीक है। और सेल्स बढ़ेगी तो स्टॉक भी खत्म होगा, ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। यस सर। और नो शॉपिंग कोरिलेशन होगी तो savings खत्म। क्या क्या? शॉपिंग बढ़ेगी तो सेविंग्स खत्म। हाँ, तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? नेगेटिव। 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 और पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव तो हो सकता है। इसी में बताना, इसी में पॉजिटिव बताना मेरे को। अगर शॉपिंग करोगे तो क्या होगा? खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा। एक्सपेंस बढ़ेगा। तो दिस इज व्हाट? पॉजिटिव पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन इज व्हाट? सेविंग्स खत्म होगी। सेविंग्स खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? नो यस सर। कोरिलेशन, कुछ मत करो, घर में चुपचाप बैठो, कुछ विंडो नहीं करो। शॉपिंग करो, विंडो विंडो शॉपिंग शॉपिंग, करो। दैट वन इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? नो कोरिलेशन। तो दिस इज अ कोरिलेशन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला था मुझे, क्वेश्चन देख के मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिकली खुद पे भी अप्लाई करके देखा था। इनका कोरिलेशन कोफिशिएंट इन्होंने बोला कि कोई भी पर्सन होता है ना, उसका हाइट का, उसकी जो हाइट होगी, उसके हैंड की लेंथ उसकी हाइट पर डिपेंड होगी। हाँ सर, सुना है ये मैंने। है ना? तो हमारे पास ये आया कि हमने देखा कितना डिपेंडेंसी है इसके कैलकुलेशन में। तो आप इसका कोरिलेशन निकाल सकते हो। अब एक काम करो, इसकी एक टेबल बनाओ। टीना, आप है ना वो शेयर कर देना, क्या बोलते हैं, स्क्रीन। यस सर। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। एक्सेल में करना, टेबल बना लो पहले, फिर आप स्क्रीन शेयर कर देना। कर दी गया स्क्रीन शेयर पहले? सर नहीं, अभी नहीं कर, टेबल बना रही अभी नहीं सर। करा? हाँ, टेबल बना लो पहले। और हम इसका कोरिलेशन लिखेंगे कि इसका कोरिलेशन क्या आता है। हम बोल दूं मैं, जल्दी हो जाएगा, स्विच नहीं करनी पड़ेगी स्क्रीन। यस पर्सन है, 3 कॉलम बना लो, पर्सन, हैंड, हाइट बना लिए। सर। यस। पर्सन के अंदर लिखो ABCDE, अलग अलग रो में। यस सर। ठीक है। ए के हैंड, हैंड ए से बोलना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, हैंड वाले कॉलम में यस सर। 17 15 19, यस। 17 15 19 हो गया। यस सर। 17 21 डन। यस सर। हाइट लिखो 150 154 169 इंच। 169 172 175। यस सर। ठीक है। अब आप अपना स्क्रीन शेयर कर दो। अब आपके पास एक एक्स है, एक वाई है, इसको ऐसे ही रहने दो, हम नीचे काम करेंगे सारा। यस सर। अब नीचे एक्स और वाई लिख लो। ठीक है। अब एक्स में डाल दो हैंड का डेटा, और वाई में हाइट का डेटा। ठीक है। यस सर। अब नीचे अगर आपको कोरिलेशन निकालना है तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इक्वल टू CORR। हाँ, टैब दबाओ।
एरे डाल दो दोनों, एक एरे डालो, पहले x डालो, फिर कॉमा, फिर दूसरा एरे डालो, एंटर मार दो, निकल आया 7.21। यस सर। ठीक है, अब हम इसको मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मीन वैल्यू निकालनी है x बार और y बार। पहले नीचे लिखो x, x मीन ऑफ x इक्वल टू, हाँ नीचे लिख लो मीन ऑफ x, और आगे आगे वाले उसमें कैलकुलेट कर देंगे। इक्वल टू मीन, ओनली मीन लिखना, इसको हटा दो, एवरेज कैलकुलेट कर दो, मीन हटा दो, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। एवरेज कैलकुलेट कर दो तो सीधा, हाँ स्पेलिंग लिखनी पड़ती है, मैं भी सिक्वल के बाद भूल जाते मैंने हैं कई बार। एवरेज ही लिखा सर, उसमें मैंने टैप कर दिया, वो रैंक एवरेज ले लिया उसने। हाँ अब एक्स को डाल दो, वो सिक्वल पढ़ने के बाद ये दिक्कत होती है। एंटर मारो, वाई का मीन निकाल लो। तो देखो वैसे तो आपके पास डायरेक्ट फंक्शन रहेगा, सी ओ आर डाला और मीन निकला, वो निकल आया हमारा। ठीक है, ये आपकी एवरेज वैल्यू हो गई। अब है ना लिखो ऊपर एक वाई के बगल में कॉलम बनाओ एक, उसमें आप कैलकुलेट कर रहे हो वाई माइनस मीन ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स, एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स लिख दो ऐसे, मीन ऑफ एक्स। ठीक है, एंटर मारो, ऐसे वाई कॉलम बना लो वाई के लिए। अब मैं इसका भी आपको शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, मीन ऑफ एक्स। अब देखो इसको ऑटो फिट करना है ना, तो ऐसे डाल, रुको 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 रुको, सीधा डालो ऑल्ट, उसी पे क्लिक करो, उस पे क्लिक करो बगल वाले पे, हाँ देखो द प्रेस करो ऑल्ट एच ओ HOI सर। एच ओ आई, हाँ यस सर। बस, हाँ तो ये दबा दिया करो ना, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम इधर लिख दो, इक्वल टू, माइनस कर दो एक्स में से, इक्वल टू एक्स माइनस और एक्स का मीन, F4 दबा देना, एंटर मार दो, ड्रैग कर दो साले, पूरा ड्रैग कर दो नीचे तक। सेलेक्ट तो कर लो ऊपर वाले को, डबल क्लिक कर दो, बस ऐसे सेम उसको कर लो वाई वाले को। यस सर। आ गया, अब अपन को क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ई और एफ का कॉलम का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके लिख दो, मल्टीप्लाई, हाँ कर दो, माइनस 0.8 मल्टीप्लाई 40, एंटर, ड्रैग। यस सर। ठीक है, अब आपको जो मीन ऑफ एक्स, तो ये एक्स बार निकालना है ना हमने। हाँ एक्स बार निकाल दिया था ना अपन ने, मीन ऑफ ये एक्स लिखा एक्स था बार मैंने। हुआ ना सर, मेरे को एक्चुअली वो कंफर्म नहीं था। हाँ और ये जो एक्स मीन ऑफ एक्स है ना, सर -8.0, इनका स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर कर दो आगे, आगे वाले कॉलम में। सर फॉर्मूला है क्या इसका भी कोई? नहीं नहीं, स्क्वायर करना है ना, POW, क्लिक तो करो, रुको मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही, रुक गई है मेरे लिए स्क्रीन, हाँ हाँ POW डाल दिया, कॉमा 2, एंटर, सबको कैलकुलेट कर दो, ऐसे वाई को कैलकुलेट कर देना।
ये मैं मैनुअली बता रहा हूँ, वैसे तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है, आप उससे भी कर सकते हो, बट फॉर्म इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये निकल गया। अब इन सबके टोटल कर दो नीचे, इन्हीं के नीचे इनके टोटल बना दो। तो दोनों के अलग अलग करने हैं। अलग अलग ही तो होंगे। करो, ऑल्ट प्लस दबा दो, सम लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑल्ट प्लस दबा दिया करो। पलटू। इक्वल टू भी हटा दो, एस्केप दबाओ पहले। हाँ, अब ऑल्ट प्लस दबाओ। नहीं है, कंट्रोल प्लस दबाओ, सॉरी। सर कंट्रोल प्लस से तो हो जाएगा। क्या? वो तो सर वो कॉलम या हमने वो इंसर्ट करना है उसके लिए होता है ना कंट्रोल प्लस तो। रुको, या तो सर क्लिक करके होगा ना। नहीं, ऑल्ट प्लस से आता है। सर ऑल्ट ऑल्ट दबा, प्लस। ऑल्ट एस्केप प्लस दबाओ पहले, एस्केप दबाओ। कुछ और भी होता है सर उसके साथ। नहीं नहीं, सिंपल ऑल्ट प्लस से आता है। ऑल्ट दबा के रखो, फिर प्लस का साइन दबा दो। सर नहीं आया। तुम्हें नहीं आ रहा, मेरे में आ रहा है। चलो कोई ना, सम का फॉर्मूला लगा दो। हम्म, सर इनका भी सम करना दोनों का। मैं इनका मल्टीप्लाई करना है। अच्छा। इनका मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, इक्वल टू एस क्यू आर टी। नीचे लिख दो इसी के। हाँ, लगा दो कहीं भी, एस इक्वल टू एस क्यू आर टी। वो डाल दो उसमें। कितना है? 102। यस सर। ठीक है। और जो ऊपर जो ये स्क्वायर करे थे ना, ये जो 11.2 वाला, यस सर। इसका टोटल सम करो। मैं सिर्फ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारा मल्टीप्लाई किया हुआ था, मीन के माइनस करके मल्टीप्लाई करके जो हमारा टोटल सम आया था, वो कितना आया था? 74। ठीक है। और नीचे वाला जो डेटा था वो स्क्वायर करके, फिर उनका मल्टीप्लाई करके, फिर उनका उसका सम करके, फिर मल्टीप्लाई करना था। तो हमारा टोटल आया कितना? 102। इक्वल टू करो 74 डिवाइडेड बाय 102 वाला डेटा, इक्वल टू 74 वाले पे क्लिक करो, डिवाइडेड बाय 102 वाला डेटा, एक एंटर मार दो। 0.72। सेम आया, कोरिलेशन की वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऑलमोस्ट, है ना। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको क्या बोलते हैं हम? कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना आगे कोरिलेशंस के, वो दो दो क्वेश्चंस और हैं, वो क्वेश्चंस आपको निकालने हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपको ये बताते हैं कोरिलेशन वाला पोर्शन, कि भाई आपका जो डेटा है वो बेसिकली कौन सा वाला, कौन सा कौन सा वेरिएबल कौन से वाले डेटा पे डिपेंड करता है। ओके, समझ में आया ये पॉइंट? नहीं सर। मतलब अगर मैं बात करूं एक्स और वाई का कोरिलेशन कितना निकला? 0.7, सर। राइट। तो मतलब हैंड जो है किसी पर्सन की हाइट पे पॉजिटिवली डिपेंड करता है। मतलब अगर उसकी हाइट यस बढ़ेगी तो हैंड की हाइट भी सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। यस सर। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? पॉजिटिव पॉजिटिव। रिलेशन। यस सर। अगर मैं इसको उल्टा कैलकुलेट करूं, वाई और एक्स को मैं उल्टा कर दूं, तब क्या होगा? तो तभी पॉजिटिव है। तब कैसे पॉजिटिव है? सर हाइट, हाथ हाथ हाइट बढ़ेगा, बढ़ेगी। हाथ बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगी। हाँ सही है, यस तब भी दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, बस पॉजिटिव है दोनों। दोनों पॉजिटिव है। ठीक है।
सो पॉइंट इज दैट कि आपको इस तरीके से इसके कोरिलेशन कैलकुलेट करने हैं, सिर्फ डेटा डालना है और COR करके वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये बताना है ये पॉजिटिवली कोरिलेट करते हैं या निगेटिवली कोरिलेट करते हैं। और क्या बिजनेस से कैसे रिलेट होगा ये? बिजनेस से ऐसे रिलेट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है किसी पर्टिकुलर एरिया में एंड यू वांट टू आइडेंटिफाई कि यार मेरे को M3M जो बना हुआ है M3M लैटिट्यूड के अंदर प्रॉपर्टी परचेस करनी है, सो व्हाट इज द प्राइस राइट नाउ। मैं प्रॉपर्टी की डेट यानी कि अगर मेरी प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई घर परचेस करा, अगर मैंने बोला ये न्यूली बिल्ड घर है तो मतलब उसकी प्राइस क्या होगी? आई होगी। हाई होगी। तो मतलब हम एक चीज देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी की ईयर जो होता है, प्रॉपर्टी की ईयर जो रहेगी वो उस प्राइस उसके ऊपर डिपेंड रहेगी। मतलब जितना कम ईयर होगा उतना ज्यादा प्राइस हाई होगा, और जितना ईयर बढ़ता जाएगा, जितनी पुरानी प्रॉपर्टी होती जाएगी उतना ज्यादा प्राइस उस प्रॉपर्टी का डाउन होता चलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा वेरिएबल कौन से वेरिएबल पर डिपेंडेंसी दे रहा है। ओके, जैसे यस। जियो लोकेशन, ईयर जो है ईयर तो इंडिपेंडेंट हुआ, पर प्राइस क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ ईयर पे, प्रॉपर्टी एज पे। ओके, यस सर। उस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करेंगे। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम वेरिएशन कोरिलेशन जब निकालते हैं तो वी आर प्लॉटिंग द हीट मैप, और उससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई सा वेरिएबल कौन से वाले वेरिएबल पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी दे रहा है। ओके, यस सर। आगे पता चलेगा। अभी थियोरेटिकली मतलब अभी तो मैथमेटिकली चीजें हमने देखी हैं, अब हम बिजनेस फॉर्मेट पे इसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे। ओके, यस सर। अब मेरे को आप वो बताओगे जो आपका ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा है उसमें शिपिंग कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट सेल्स प्रॉफिट या किस किस कौन से वेरिएबल पे डिपेंडेंसी लेती है? वेरिएबल काफी सारे हैं आपके पास, तो आप मुझे ये बताओगे शिपिंग कॉस्ट वेरिएबल पे कैसे वेरिएबल पे डिपेंडेंसी लेती है? ओके, ठीक है सर, ग्लोबल, ठीक है। यस सर। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? यस सर। कोई क्वेश्चन? अभी तो नहीं होगा, आगे होंगे इसमें। इसमें अभी क्वेश्चन नहीं मिले, क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके दिमाग में भी इतने ज्यादा। जैसे ही मैं आगे जाऊंगा बिजनेस फॉर्मेट पर, देन वी आर डिस्कसिंग, आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस कोरिलेशन पार्ट। भाई ये डिपेंडेंसी दे रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल से ये दिक्कत आ रही है। ओके, क्लियर? तो यस इतने सर। पार्ट को पहले देखो समझो, एंड इसके रिलेटेड कुछ पार्ट्स मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है? और देन उसके बाद वी विल वर्क ऑन टेस्टिंग पार्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, एबी टेस्टिंग क्या होता है, इन सब चीजों पे हम काम करेंगे। सर मैं टेस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी थी इसमें? इसमें वो टेस्टिंग नहीं है, ये मैथमेटिकल टेस्टिंग होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। थॉट थॉटिकली ये कितना है कितना नहीं है, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला टेस्टिंग में समझना इसको। तो मेरे दिमाग में तो वही जा रही थी। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं हम इसको। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब, हाइपोथेसिस समझते हो क्या होता है? हाइपोथेटिकल समझते हो? नो सर। हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल यार मैंने अगर ऐसा किया तो ये हो सकता है। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? एजम्पशन, एजम्पशन हो सकता है ये करते। एजम्पशन टाइप भी आप इसको बोल सकते हो। मतलब क्योंकि सर इसमें एज्यूम ही तो करते हैं, अगर ये किया क्या तो ये क्या? होगा, तो ये हाँ एजम्पशन, मतलब काल्पनिक एजम्पशन ही वाली होगी। चीज है। हाँ वही, मैंने बोला कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइपोथेटिकल थिंकिंग। मतलब एक ही चीज को सोचने के मैंने बहुत सारे चीजें निकाल ली कि भाई अगर आपने ऐसा किया तो दिस इज अ पॉइंट, अगर आपने ऐसा किया तो ये हो सकता है, अगर आपने ऐसा किया तो ये हो सकता है। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल बोलते हैं। और इसी के अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, जो मतलब फैक्ट्स नहीं है,
विदाउट फैक्ट हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, राइट? यस सर। मतलब मैंने एक बोला कि शशांक की हाइट 6 फीट हो सकती है, मैं शशांक से कभी नहीं मिला। हाइपोथेटिकली आई थॉट शशांक की आवाज सुन के और शशांक का फोटोग्राफ डीपी में देख के आई थॉट कि शशांक की हाइट 6 फीट है, ठीक है? तो दिस इज अ पॉइंट। लाइक आप जैसे मेरा फोटो देखोगे, क्या? गलत assumption। हाँ, गलत गलत assumption है है ना? सर। हाँ, तो मैं वही पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे आप मेरा फोटो देखोगे, मैं जब बहुत हैवी शेव रखता हूँ तब उस टाइम पे, तो फोटो जब मैं डीपी चेंज करता हूँ, डीपी चेंज करूंगा तब मेरा फोटो देखना। दिस इज एन हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यार ये बंदा पता नहीं कितना बड़ा, चौड़ा चाड़ा सा ऐसा बंदा होगा, बट निकलेगा क्या? कुछ और। ठीक है। नहीं सर, वैसे DP देख के वॉइस देख के DP का कैलकुलेट कर दिया था मैंने। अच्छा। हाँ, तो मैं वो सर पॉइंट बता पतले रहा में हूँ कि हाँ, तो कई बार क्या होता है ना, ऐसी थॉट प्रोसेस बनाई जाती है, मतलब दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि हमने एक एग्जेप्शन किया है, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ होगा, बट कुछ और होता है। सो दिस इज अ पॉइंट। क्लियर? यस सर। अक्सर ऐसी हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो होती है ना, वो वर्क को लेके होती है कि हाँ भाई ऐसा कोई वर्क है कि नहीं है, इन सब चीजों पर डिपेंडेंसी रहती है। तो वी आर थिंकिंग कि हमारे पास कोई डेटा आया है, क्या इंजेक्शंस हो सकते हैं, कितनी थिंकिंग फॉर्मेट हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर एनालाइजिंग, वी आर अप्लाइंग व्हाट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके, तो बहुत सारी टेस्टिंग होती है जिससे आप चीजों को समझोगे क्या क्या हो सकता है, वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? ठीक है, चलो फिर अपन अभी पहले इसको देखना, इसके जो क्वेश्चंस है वो आप चेक करना। मैंने आपको ऑलरेडी स्लाइड शेयर कर दी है, एक स्लाइड हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे और मैं बना रहा हूँ, वो मैं आपको कल मैं आपको उससे ही पढ़ाऊंगा और उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम देखेंगे सर चीजें कैसे। बाकी मैंने मेंशन कर दिया था सर, उसका कोई रिस्पांस नहीं है। रिस्पॉन्स नहीं है वो मैं देख लेता हूँ भाई, आपने डाल दिया ना नंबर्स, मैं उनको एक बार मेंशन कर दिया कॉल, था मैंने। सर ग्रुप में हाँ डाली हाँ, है शशांक ने। ग्रुप में डाल दिया ना? हाँ, बस ग्रुप में। जो भी चीज डालनी है ना हाँ, ग्रुप में डाल दिया करो ऐसी। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, ग्रुप में डाला होगा मुझे ना तो मैं उनको बोल मुझे दूंगा भी मैं भेजा हुआ था। हाँ, ये वाली शीट भी शेयर कर देना मुझे, ठीक ना? लास्ट वाली। ठीक है कर दूंगी शेयर आपको ये। ठीक है जी, ये मैंने आपको भेज दिया है वेरिएंस एंड कोरिलेशन का, इसको ओपन करके देख लेना। सर। ओके गाइस, चलो आप इसको करो, देखो समझो, कुछ दिक्कत आती है फिर कल अपन डिस्कस करते हैं, कल भी सुबह ही रखेंगे। सर। ओके, यस सर। ओके गाइस, बाय बाय। बाय सर।